रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमने 9th में भी पढ़ा था कि व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यदि लाइट जाती है तब होता क्या है, कभी आपने सोचा? डज इज स्टिल मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इज डायरेक्शन, यानी का मतलब एक मतलब आपकी बाहर से लाइट आपके ग्लास से होते हुए आ रही है, तो वो क्वेश्चन के पूछ रहे हैं कि जब लाइट बाहर से आई आपके ग्लास में से, विंडो ग्लास में से होके आई, तो क्या लाइट जो है स्ट्रेट ही रही कि उसने अपना कुछ पाथ चेंज किया या उसकी कोई डायरेक्शन चेंज हुई, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कभी आपने सोचा? और यदि नहीं सोचा तो आज देखो कि क्या होता है कि लाइट एकदम स्ट्रेट आती है, यदि मैं विंडो के ग्लास के बाहर से एक टॉर्च की लाइट मारूं या रे ऑफ लाइट आएगी तो उसका क्या होगा, एंड व्हाटएवर जो भी कुछ होगा उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो उसको करने से लिए प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर हमने पानी भरा हुआ है और देखो ये एक लेज़र बीम हम डाल रहे हैं, तो देखो ये लेज़र बीम एक्चुअली तो ये हमारी सीधी होनी चाहिए थी बिल्कुल, अब ये क्या है देखो यहाँ बैंड हो जा रही है, पर जैसे जैसे मैं इसको बिल्कुल वर्टिकल कर रहा हूँ देखो अभी स्ट्रेट हो गई, पर जैसे ही मैं इसको थोड़ा साइड में करूँ, मान लो उल्टी डायरेक्शन में ले जाऊँ, देन अगेन यू फाइंड कि ये देखो ये सीधी आनी चाहिए थी तो बैंड हो गई, राइट। इसका मतलब मेरी जो लाइट है एयर से आ रही है, कहाँ जा रही है, इस लिक्विड में जा रही है। जब एयर में तो स्ट्रेट रही, जैसी लिक्विड में आई इस इंटरफेस पे कुछ हुआ, और एज अ रिजल्ट जहाँ पे हवा और पानी मिल रहे हैं इसमें कलर में झिल्ले डाला हुआ है सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू सी, अदरवाइज इट इज़ वाटर। हाँ, सो रे ऑफ लाइट आई इस जगह पे, इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, वहाँ पे कुछ हुआ और हमारा इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अदरवाइज ये सीधी जानी चाहिए थी। दैट मीन्स समथिंग हैज हैपेंड, राइट, कुछ तो हुआ, ओके। और देखो इस बार हम आपको क्या करते हैं, ये ग्लास है उसमें हम पानी डालते हैं एंड देन यू वॉच, जस्ट ध्यान से देखना कि होता क्या है। सो हमने पानी डाला, राइट, और इसमें हमने पेंसिल डाली, लुक इसमें हमने रे ऑफ लाइट थी तो ये लाइट, पर यहाँ तो हमने पेंसिल डाली, मेरी पेंसिल तो बिल्कुल सीधी थी। आप यहाँ बोल सकते थे कि सर कुछ आपने किया है, कि आपने ऐसे कुछ कर रहे हैं इसलिए टेढ़ी हो रही है, पर यहाँ तो देखो पेंसिल आपकी सीधी थी, यहाँ ये पेंसिल ऐसे ऐसे लगी ना, कट के दो पीस में अलग अलग हो गई, यहाँ बैंड सी हो गई है, दो पीस में अलग है, ये अलग है, ये अलग है, जबकि मेरी पेंसिल क्या थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी। दैट मीन्स यहाँ पे भी कुछ हुआ, कहाँ पे, उस सरफेस पर जहाँ पे एयर और वाटर दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, लेट्स वॉच वन मोर मूवी, बड़ी अच्छी है, तो ध्यान से देखना इसको, ऐसे बताने का कुछ नहीं। देखो एक ग्लास के पीछे एक एरो दिया हुआ है, एक नीचे पहले से पानी भरा, डायरेक्शन देखो क्या हो गई, ऑपोजिट। अब ये ध्यान से देखो, ओ ये दोनों की राइट साइड थी और एक्चुअल में हम जब देख रहे हैं क्या हो रहा है, अब देखो हमने दो कलर डाले, एक रेड एक ब्लू, लेफ्ट में रेड है, ये क्या हुआ, कलर भी इधर से उधर हो गए, इंटरचेंज हो गए। अब यदि मैं पूरा पढ़ दूंगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लू इधर हो गया और रेड उधर हो गया, राइट। जबकि आप हटा के देखोगे रेड था और ब्लू है पहले, अब क्या हो रहा है, ब्लू और रेड हो गया। दैट मीन्स ये जैसे मिरर में होता है ना, वैसे ही हो रहा है। देखो रेडार डेड, अब ये उल्टा हो गया, ये क्या पीछे लिखा है EYI, और ये देखो उल्टा आपको दिख रहा है, राइट। कहने का मतलब कि रे ऑफ लाइट हो या कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऐसा लगता है कट गया। यहाँ पे हमने डिफरेंट कलर्स देखे, एरोज देखी, उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अच्छा, और भी कुछ चेंज होता है, एक ग्लास में एक नींबू डालो, ये बिफोर फोटो है, आप जब पानी में उसको डालोगे तो क्या होगा, देखो ऐसा लग रहा है नींबू बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि सेम नींबू है पर ना द साइज हैज़ इंक्रीज्ड। दैट मीन्स साइज़ भी इंक्रीज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, डिफ्लेक्शन भी होता है, एरो की बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गई एरो, राइट, कलर भी चेंज हो गए, जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो भी उल्टे हो गए। दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग, और ये सब कुछ क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इट अपीयर्स दैट लाइट ट्रेवल्स ओब्लिकली, ओब्लिकली मीन्स थोड़े से बैंड हो गई, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट तो बैंड हो जा रही है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कुछ और भी हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जो लाइट ट्रेवल कर रही है, जो लाइट ट्रेवल करती है उसको प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट हमने सबसे पहली स्लाइड में सीखा था ना कि लाइट एक वेव फॉर्म में भी चलती है। सो उसके लिए बोलते हैं वेव, क्या बोलते हैं, प्रोपोगेट करती हैं,
दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द वर्ड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. इन द सेकेंड मीडियम आल्सो चेंजेस, मीन्स लाइट जो है जब ट्रेवल कर रही है, हवास में आ रही है, उस समय कुछ और स्पीड से चल रही है, प्रोपोगेशन हो रहा है उसका, उसकी डायरेक्शन कुछ और है. पानी में जाती है अलग हो जाती है. दैट मीन्स पानी मतलब एक दूसरा मीडियम, ये पहला मीडियम हो गया हवा, दूसरा मीडियम हो गया वाटर. तो सेकेंड मीडियम में प्रोपोगेशन ऑफ लाइट भी कुछ चेंज होता है. एज अ रिजल्ट ये सब कुछ हो रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो रहा होता. तो इसी को ना थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होता है. तो पहले से स्टार्ट करते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मीन्स एक रेक्टेंगुलर शेप का कांच का एक स्लैब लिया. स्लैब मीन्स एक ब्रिक समझ लो. हमने एक ब्रिक ले ली, किसकी बनी हुई है? ग्लास की. ABCD एक ग्लास की एक ब्रिक बनी हुई है. अब इस ब्रिक के ऊपर AB सरफेस के ऊपर एक हम रे जो है उसको डालते हैं. लाइक सपोज एक लेज़र बीम आ रही है, रे ऑफ लाइट, वो E पॉइंट से AB सरफेस के ऊपर पड़ रही है, और जिस जगह पर वो इस सरफेस को टच करती है, ग्लास के सरफेस को, लेट्स मार्क इट एज O. और इस पॉइंट पे क्या करो, O पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, N डैश. तो हमने एक लाइन नॉर्मल मीन्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू AB. तो ये लाइट आई, रे आई, और ये हमने इस जिस पॉइंट पर टच किया उसका नाम है O, और वहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. ओके. यदि ये ग्लास नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट क्या होती, सीधी ऐसी चली जाती है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में चलती है. हम ये बोलते हैं ना लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है. पर अभी तक जो पिछली स्लाइड में हमने जो वीडियोस देखे उसमें हमने क्या देखा कि लाइट जो है जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ी बैंड होती है. क्यों बैंड होती है? क्योंकि उसकी स्पीड पहले वाले मीडियम के मुकाबले दूसरे मीडियम में कुछ डिफरेंट होती है, या प्रोपोगेशन ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट. एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जब ये रे ऑफ लाइट O पॉइंट पे आई तो ये सीधी नहीं जाती है, इट्स बैंड टूवर्ड्स दिस नॉर्मल. ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ थोड़ा बैंड हो जाती है, इसकी तरफ आ गई, मीन्स जो स्ट्रेट ना जाके इट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. अब यदि इस पॉइंट पर यदि आप ये देखें कि ये जो इंसिडेंट रे आई हमारी, तो उसने एक एंगल बनाया विद द नॉर्मल, तो इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं. सपोज दिस इज I1. यहाँ पे क्या हुआ, एंगल जो है रिफ्लेक्ट नहीं हुई, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन, मीन्स उसके अंदर घुस गई. तो ये वर्ड होता है रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्ट होती तो वैसे वापस यहाँ से R एंगल बना के R1 एंगल बनाती बिल्कुल I के बराबर, और वो रिफ्लेक्ट हो जाती. जब वो अंदर चली जाती है उसी वर्ड को बोलते हैं रिफ्रैक्शन. तो अंदर गई, ग्लास के अंदर घुस गई, और उसने एंगल कितना बनाया विद नॉर्मल, R1. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बट इसका नंबर हमने 1 दे दिया और ये 1 दे दिया, और ये एंगल क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है. तो रिफ्रैक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. पहली चीज़ तो ये होती है. सेम रे जब ये यहाँ आई, अब ये ग्लास में चलती गई, तो जब तक ग्लास में चल रही है मीडियम सेम है, कोई चेंज नहीं होगा स्पीड ऑफ लाइट में, ना वो कहीं बैंड होगी. पर जब वो DC सरफेस से पहुँचेगी, ये वो सरफेस है जहाँ बाहर कुछ और चीज़ है. तो सपोज़ यहाँ पे एयर है, हवा है, तब क्या होगा, इस बार ग्लास क्या थोड़ा डेंसर मीडियम है, हवा थोड़ी लाइटर मीडियम है. इस बार क्या होगा, इस पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि ये O डैश है. यहाँ पे यदि मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ M डैश, तो अब ये ग्लास से एयर में आ रही है, तो क्या होगा, डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में आ रही है, क्योंकि ग्लास थोड़ा डेंस होता है कंपेयर टू एयर. तो वो क्या होगा, इट मूव्स, ये जो रे ऑफ लाइट इट मूव्स अवे फ्रॉम दिस नॉर्मल. अवे फ्रॉम दिस नॉर्मल मीन्स अदरवाइज तो ऐसी सीधी जानी थी, इट विल मूव अवे. अवे मीन्स ऐसे हो गई, देखो थोड़ी तो दूर हट गई, ये ऐसे नहीं तो अदरवाइज स्ट्रेट जाती. तो पहले मीडियम में लाइटर मीडियम था, लाइटर मीडियम से जब आई डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बैंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, वेयरएज डेंसर मीडियम से जो लाइटर मीडियम है थे इट्स मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहाँ तक क्लियर है? या ध्यान से देखोगे तो ये यदि ये रे ऑफ लाइट आ रही है जो एयर ग्लास में घुसने से पहले और घुसने के बाद, वो ये लाइन की जगह अब इसके बिल्कुल पैरेलल चल रही है, बट देयर इज़ अ डेविएशन. हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या डेविएशन हुआ, इतना एंगल, यदि मैं परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करूँ 90 डिग्री में, तो दिस मच का इसका डेविएशन हो गया. मीन्स ये रे ऑफ लाइट इतना पैरेलली शिफ्ट बोल गए, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट. जानी ऐसी थी, अब नाउ पैरेलली बिल्कुल शिफ्ट कर दी, जैसे किसी ने पकड़ के ऐसे खींच दिया हो.
क्यों हो गया? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमें मालूम था लाइटर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर में कम होती है, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में है तो वो बैंड होती है, एंड बैंड होती है जो हायर मीडियम है टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइटर मीडियम में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल सपोज I2 है, इसको हम R2 बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एट पॉइंट 2, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट 2। पॉइंट 2 क्या मीन्स ये O डैश, पॉइंट 1 क्या था O। यहाँ तक क्लियर? सो ये जो रिफ्रैक्शन हुआ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसमिट मीडियम टू अनदर। एयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, आपको दिखता है आर पार हवा के। ग्लास इज आल्सो ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आपको दिखता है, इधर ग्लास के आर पार देख सकते हो। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ग्लास जाती है, ये मतलब रे ऑफ लाइट जाती है, तो उसकी स्पीड चेंज होती है। और जब स्पीड चेंज होती है, क्यों चेंज हो रही है? एक ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर। ग्लास की जो डेंसिटी होती है कंपेयर टू एयर इज मोर। और हम इस पर किस डेंसिटी की बात करें? ऑप्टिकल डेंसिटी। तो थोड़ा सा डेंस होता है, ऑप्टिकली डेंस मीन्स लाइट के लिए वो डेंसर होता है। वैसे तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एयर से, मतलब भारी होता है, बट स्टिल यू कैन से कि लाइट के लिए भी वो भारी होता है। और हमने ये AB और जो DC है ये क्या थे? AB इज़ अ एयर ग्लास इंटरफेस, एयर और ग्लास का इंटरफेस, वेयर DC को क्या बोल सकते हैं? ग्लास और एयर का इंटरफेस। तो ये इंटरफेस पर ही सब कुछ कहानी हो रही होती है। जब तक वो सेम मीडियम में रहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? ओके, तो इसी के बेसिस पे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने दो लॉ बनाई, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी सर्टेन लॉ बना दी। उन्होंने पहली लॉ क्या बोली कि ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये वाली राइट, द रिफ्रैक्टेड रे तो मीन्स ये वाली जो अंदर ग्लास के अंदर चलेगी, एंड द नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल मीन्स यदि AB इंटरफेस पे देखोगे तो तीन चीज़ हुई, इनकमिंग रे, आउटगोइंग रे और ये नॉर्मल। ये सारे के सारे ना जैसे मेरी स्लाइड में बिल्कुल एक प्लेन में है, राइट? So the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of two transparent medium at the point of incident all lie in the same plane। सारे के सारे एक ही प्लेन में है। मीन्स ये रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये जो ग्लास का इंटरफेस है जिस पॉइंट पे है वो एग्जैक्टली उसी है, मतलब ये सेम प्लेन में, मतलब ये स्लाइड का जो प्लेन है मतलब उसी में। ऐसा नहीं है स्लाइड से निकल के बाहर आ जाएगी, मीन्स ये ऐसे जाके मेरी तरफ आ गई होती स्लाइड के बाहर निकल के, है ना, स्क्रीन से बाहर आ जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा है, मीन्स इसी प्लेन में है ये। तो दिस इज़ फर्स्ट लॉ। यही सेम लॉ थी ना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी, कि एक प्लेन मिरर पे जब लाइट आती है तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्ट होती है वो सेम प्लेन में होती है। ये हमने सीखा था, वही है, सेम चीज़ ही है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसी पहली वाली सेम। सेकेंड थिंग, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is constant। मीन्स ये किसी एक इंटरफेस को ले लो, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, इन दोनों की रेशो मीन्स साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। बट एक चीज़ लिखी है उन्होंने, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, किसी भी एक पर्टिकुलर कलर के लिए, जैसे हमने मान लो ग्रीन लेज़र लाइट यूज़ की, तो कौन सी लाइट यूज़ की? ग्रीन कलर की। यदि मैं रेड यूज़ करता तो वो डिफरेंट होती। क्यों हम कलर की बात कर रहे हैं? अलग अलग कलर में, दैट मीन्स साइन ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ ये रिफ्लेक्शन, इनका जो कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने पढ़ा था ना 9th क्लास में कि जो सनलाइट होती है, जो वाइट लाइट होती है, वो यदि एक प्रिज्म से पास होती है तो डिफरेंट कलर शो करती है। ये क्यों कलर शो किए? क्योंकि डिफरेंट कलर की लाइट डिफरेंट स्पीड से चलती हैं, मीन्स वो मीडियम के अंदर अलग अलग स्पीड से चलती हैं। और हमने क्या देखा कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है अलग अलग मीडियम में अलग होती है, और हर कलर की लाइट भी अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलती है। एज अ रिजल्ट इनमें ये अलग अलग डिफरेंस हमको दिखता है। तो ये विबग्योर हमको क्यों कलर दिखे? वाइट लाइट अलग अलग उसमें क्यों स्कैटर हो गई? ये इसलिए हो गई क्योंकि हर कलर की लाइट उसकी वेवलेंथ अलग होती है। जब वेवलेंथ अलग होगी दैट मीन्स साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R जो कांस्टेंट होगा, पर रेड के लिए बोलूँगा उसके लिए एक अलग वैल्यू होगी, यदि ग्रीन के लिए बोलूँगा उसकी वैल्यू अलग होगी, राइट? एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, मीन्स साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R ये कांस्टेंट तो है,
पर फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, पर्टिकुलर कलर लाइट का कलर की उसके लिए। सेकेंड, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीन्स अभी यदि हम एयर और ग्लास की बात कर रहे हैं तो उसका साइन आर अपन साइन आई अपन साइन आर की वैल्यू जो होगी कॉन्स्टेंट होगी एयर ग्लास के लिए। और सपोज रेड कलर की बात कर रहा हूँ तो हम बोलेंगे एयर और ग्लास में रेड कलर की लाइट के लिए ये रेशो ये होगी, साइन आई अपन साइन आर वो कांस्टेंट हो गया। वी कैन नॉट से कि एयर और ग्लास का मीडियम है, पर ए ऊपर साइन आई मैंने रेड के लिए लिया है और आर जो रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रेट का जो आर एंगल है वो मैंने येलो के लिए, ये नहीं बोल सकते। तो सेम कलर की लाइट होनी चाहिए और गिवन मीडिया फिक्स होना चाहिए, तब आपकी इनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। एंड व्हाट इज दिस कांस्टेंट, और ये किसने बताया, ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मिस्टर स्नेल, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसमें भी एक इन्होंने चीज़ बोली, दिस इज ट्रू इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 मीन्स यदि लाइट नॉर्मल आएगी, मीन्स ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल नॉर्मल आती है बिल्कुल, तो यदि वो एयर से भी आ रही होगी ना और यदि सीधी लाइट आ रही है बिल्कुल इससे क्या बना रही है 0, इससे 90 डिग्री एंगल है पर नॉर्मल से बिल्कुल 0 एंगल है, तो वो सीधी निकल जाती है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। ये हमने वीडियो में भी देखा था, जब हमने उसको वर्टिकल कर दी थी रे को तो क्या होता, बिल्कुल सीधी हो गई, देयर वाज नो डिफ्लेक्शन। वेयर एज इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन 90 होना चाहिए, पर यदि ये 90 हो जाए तो मीन्स रे ऑफ लाइट यदि ऐसे आ रही है पैरेलल आ रही है, मीन्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री मीन्स ऐसे होगी पैरेलल टू ए बी। जब ये पैरेलल टू ए बी है तो मीडियम में तो घुसेगी नहीं, मीन्स ग्लास में तो जाएगी नहीं, तो लाइट क्या आएगी, इसको टच करती हुई सीधी निकल जाएगी। तो उन दोनों को ना 90 हो ना 0 हो, उसके अलावा इन बिटवीन जो एंगल होगा उसी के लिए स्नेल्स लॉ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। एंड दिस कॉन्स्टेंट is called, what is called the refractive index। refractive index of what, जैसे हम यहाँ ग्लास की बात कर रहे हैं, refractive index of second medium is glass with respect to the first medium that is air। ठीक है, तो sin i upon sin r is equal to constant means refractive index for the medium with respect to medium 1। यहाँ तक क्लियर? नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा और समझते हैं। यदि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दोबारा बात करते हैं तो अभी तक हमने क्या समझा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि आपको एक वैल्यू मिल गई साइन आई अपॉन साइन आर की एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई, नंबर ही मिलेगा। यदि वह नंबर को आप देखेंगे द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया मे बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा जो है जो रे ऑफ लाइट है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब उतनी ज़्यादा वो बेंड होगी जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला ऐसा क्यों होगा, और यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम बेंडिंग की बात कर रहे हैं मीन्स ये जो लाइट आ रही है जानी चाहिए थी सीधी, क्योंकि एक मीडियम से पास हो रही है तो वो बेंड होगी, और वो लाइन ज़्यादा बेंड हो सकती है कम बेंड हो सकती है, वो किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर द मीडियम। वो दो पर्टिकुलर मीडियम की यदि बात करेंगे तो कितनी बैंड होगी ये डिपेंड किस पे करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो हम क्या बोल सकते हैं, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, लाइट ट्रेवल्स, ये बेसिक प्रिंसिपल इस पे डिपेंड करता है कि लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, या लाइट प्रोपोगेट्स इन डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। मीन्स हवा में लाइट की स्पीड अलग होगी, वैक्यूम में अलग होगी, ग्लास में अलग होगी, वाटर में अलग होगी, सब में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो ये नहीं बोल सकते लाइट की स्पीड इज़ ऑलवेज कांस्टेंट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वो ऐसा नहीं है, पानी के अंदर भी होगी। ये 3 लाख किलोमीटर जो होती है किस में होती है, वैक्यूम में। दैट मीन्स लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम, मीन्स स्पेस के अंदर वहाँ भी सबसे तेज़ चलती है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है, डिफ्लेक्ट करने वाला कोई नहीं होता है, राइट, कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, कोई एटम्स नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। एज अ रिज़ल्ट वो बहुत तेज़ चलती है। अब आपको यदि भीड़, मैं बोलूँ एक खुले मैदान में आपको भागने को बोलूँ तो आप इजीली भाग सकते हो, फास्ट भाग सकते हो, और आपको मैं सेम एक मॉल के अंदर बोलूँ भागो जहाँ बहुत सारी भीड़ भाड़ है, या रेलवे स्टेशन है जहाँ बहुत लोग हैं, अब मैं बोलूँ आपको भागो तो आप पता लगा भाग ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि जरा सा चले नहीं सामने आदमी आ गया, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप उससे टकराओगे। एग्जैक्टली सेम वे में आप ऐसे समझ लो कि लाइट को यदि ट्रैवल करना है किसी मीडियम में तो सामने कुछ नहीं होना चाहिए। यदि सामने कुछ होगा मीडियम में, क्या होंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सब पढ़े थे हमने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ होगा।
तो लाइट की स्पीड क्या होगी, वहाँ स्लो होगी। तो वैक्यूम में फास्टेस्ट चलती है और उसकी स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या ऐसे सिंपल में ऐसे याद ना रखो, ऐसे याद रखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में लाइट चलती है। मून हमारा कितना दूर है 3.3 किलोमीटर्स, 3.3 लैक्स। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली आँख झपकते ही ना मून पर पहुंच जाती है लाइट, फिर दोबारा आँख झपकोगे वापस भी आ जाएगी। दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे समझ सकते हो। सो मैं ये जो समझा रहा हूँ इससे आप समझे क्या, तो आप कह सकते हैं कि सर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उससे ये मालूम चलता है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा लाइट बैंड होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ रिलेशन होता है विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। और हमने ये देखा कि लाइट जो है वैक्यूम में फास्टेस्ट चलती है और अलग अलग मीडियम में उसकी स्पीड डिफरेंट होती है, राइट। यदि ऐसा है तो लेट्स सी व्हाट वी लर्न इन द प्रीवियस स्लाइड, कि हमने कहा था रे ऑफ लाइट आई, वो एक पॉइंट पे इंटरेक्ट की, ये एक मीडियम है, तो यहाँ दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। सो जब दो मीडियम पे पहले मीडियम से लाइट आती है एक पॉइंट पर, वहाँ यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इट इज़ मेकिंग एन एंगल इंसिडेंट आई, तो वो क्या होगी दूसरे मीडियम में क्या होगी, विच इज़ अ डेंसर मीडियम कंपेयर टू द फर्स्ट मीडियम, तो वो बैंड इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और वो मेकिंग कितना एंगल बना रही है आर, कह सकते हैं। वेरी गुड। तो इसका मतलब हमने अभी जो ऊपर पढ़ा है उसका मतलब ये है कि पहले मीडियम में उसकी सपोज वेलोसिटी v1 है, तो मीडियम 2 में उसकी सपोज वेलोसिटी v2 है, क्योंकि ये डिफरेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट वेलोसिटी हुई इसलिए तो बैंड हुई। ओके, यदि ऐसा है तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी में कैसे बोल सकता हूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, n इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 with respect to medium 1, and 21 means refractive index of medium 2 means इस मीडियम का वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में क्या वैल्यू है, दैट इज़ व्हाट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू लाइट, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो कितनी सिंपल डेफिनेशन हो गई कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, एज अ रिजल्ट उनकी यदि रेशियो मैं निकाल लूँ उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। कितनी स्पीड कम ज़्यादा होगी वही है, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ v1/v2। तो n2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, राइट। n2 है 1 है, तो मीन्स 2 नीचे होगा ऊपर 1 होगा, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू क्या फर्स्ट। ओके, यदि मैं उल्टा बोल दूँ इसको, इसी सेम चीज़ को मैं उल्टा बोल सकता हूँ, ये मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्टिव टू 2। जब ये लाइट बाहर निकलेगी तो उल्टा होगा, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगी, तो मैं उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलूँगा n12, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो वो वैल्यू क्या होगी इसके ऑपोजिट, तो फॉर्मूला क्या होगा v2/v1। क्लियर। ओके, अब ना सपोज ये जो मीडियम 1 है, मैं वो बोलूँ ये एयर है, हवा है, और जो ग्लास है, ये जो ब्रिक है वो सपोज ग्लास है, ये एयर है, ये मीडियम 2 हमारा ग्लास है। और हमें स्पीड ऑफ लाइट की यदि मैं बात करूँ एयर के अंदर, तो ना वो अप्रॉक्सीमेटली ना 3 लाख किलोमीटर ही होती है, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ी सी कम होती है, बट टू ऑन द सेफर साइड ये बोल सकते हो 3 लाख किलोमीटर, क्योंकि हवा के अंदर उतने मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, एटम्स होते हैं बट कम होते हैं, ठीक है। 100% तो सेम नहीं होती है, बट फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स में बोल सकते हैं कि एयर के अंदर लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर होती है। तो एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट हम किससे शो करते हैं, c से, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, n2 मैं खाली लिखूँ, 1 ना लिखूँ, 1 यदि एयर है तो हम वहाँ नहीं लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का बोलूँ विद रेस्पेक्ट टू एयर, यदि कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, दैट मीन्स c डिवाइड बाई v2। v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। आप चाहो तो ये 2 को भी हटा दो, तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, राइट। और जब ये जो फॉर्मूला होता है इसी को क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जब भी हम किसी मीडियम का, जैसे ग्लास का
विद रेस्पेक्ट टू एयर हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, लाइट की स्पीड को और जो मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उनकी जो रेशो है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी, और दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी हम एब्सोल्यूट वर्ड यूज़ कर रहे हैं मीन्स विद रेस्पेक्ट टू एयर की बात कर रहे हैं हम। सिंपली आप याद रखो, इतना तो याद रख सकते हो। और यदि ये याद रख सकते हो तो थोड़ा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा। ये हैं डिफरेंट मीडियम्स, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू एयर। अब एयर का एयर के साथ देख लिया तो भी देखो वैल्यू क्या थी, 1 आनी चाहिए थी, एयर डिवाइड बाय 1, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो 1 आनी चाहिए थी, पर ये कितनी वैल्यू आ रही है, 1.0003। दैट मीन्स ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट c डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, कि एयर में थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, इसलिए वैल्यू 1.003 है, अदरवाइज ये 1 आती। सेम वे में आइस के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितना है, 1.31। दैट मीन्स जो लाइट की स्पीड होगी आइस में थोड़ी कम हो जाएगी। तो ऐसे करके सबकी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखोगे अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जा रही है। एंड डायमंड में इट इज़ 2.42। दैट मीन्स डायमंड किसी भी जो भी हमारे को नॉन मेटल्स हैं जिनके अंदर लाइट जा सकती है, मतलब हम ट्रांसपेरेंट मेटल्स की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर लाइट जा सकती है उसके अंदर लाइट सबसे स्लो किस में चलती है, डायमंड के अंदर। और कितनी स्पीड होती है उसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। विद रेस्पेक्ट टू एयर 2.5 टाइम्स ज़्यादा स्लो हो जाएगी लाइट जितनी एयर वहाँ चल रही है। मतलब ये यहाँ 3 लाख किलोमीटर चल रही है तो उसका 2.5 टाइम्स कम कर दोगे तो मीन्स 3 लाख का 2.5 टाइम्स कितना हुआ, 25 इंटू 3 75 मीन्स करीब 75,000 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, जबकि यहाँ 3 लाख चल रही है, इतनी कम हो जाएगी। रफ बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, आप निकाल सकते हो एग्जैक्ट। ओके चलो अब इसको समझते हैं और अच्छे से। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो, जैसे इसका डायमंड का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब ही होता है द स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस एज कम्पेयर टू एयर। डायमंड के अंदर सबसे स्लो लाइट चलेगी। जब से स्लो चलेगी, या बोलेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा स्लो चलेगी, तो बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी मोर व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम द एयर। यदि एयर से डायमंड में एंटर करेगी तो लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होगी। और यदि आपने डायमंड देखा हो तो डायमंड की क्या शेप होती है, ऐसी होती है, उसमें बहुत सारे सरफेस ना ग्राइंडिंग कर करके बना दिए जाते हैं। तो इससे एक और फ़ायदा होता है, दैट मीन्स डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, मीन्स स्पीड ऑफ द लाइट, एक बार लाइट एंटर करेगी तो स्लो चलेगी, ज़्यादा देर के लिए डायमंड के अंदर रहेगी, मतलब इसको पास होने में टाइम लगेगा। दूसरा वो ज़्यादा बेंड होगी। तीसरा हमने डायमंड में देखो इतने सारे सरफेसेस बना दिए, राइट, प्लेन नहीं है बिल्कुल डायमंड। जब प्लेन नहीं है तो क्या हुआ, उसको लाइट को रिफ्लेक्ट करने का इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसमें होता रहेगा, मीन्स लाइट इधर से टकराए उधर, उधर से टकराए इधर, तो एज अ रिजल्ट जो डायमंड है ना शाइन करने लगता है। इसलिए डायमंड शाइन करता है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, लाइट उसमें स्लो चलेगी, ज़्यादा बैंड होगी, और हमने बहुत सारे इसमें एजेस बना दिए हैं, या उसमें ये अलग अलग एज बनाने की वजह से अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा। तो कुछ ही लाइट बाहर आएगी, ज़्यादातर लाइट अंदर ही घूमती रहेगी। क्लियर, वेरी गुड। तो हम ये कह सकते हैं इस चीज़ को, यदि टेबल को ध्यान से देखोगे, एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी। जब हम बोलते हैं डेंसर कोई मीडियम, डायमंड इज अ डेंस मीडियम कंपेयर टू एयर, पर हम उसकी डेंसिटी की बात नहीं कर रहे होते हैं। डेंसिटी की मतलब किसी की चीज़ एयर के मुकाबले में आइस की डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि आइस भारी है उससे, पर वाटर के रेस्पेक्ट में आइस जो है हल्की है, पर वाटर की देखो डेंसिटी जो है ज़्यादा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। वेरी गुड, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, अल्कोहल इज़ 1.36, वो थोड़ी सी भारी होती है अल्कोहल। केरोसिन क्या भारी होता है? नहीं, केरोसिन तो पानी पर डालोगे तैरने लगेगा ऊपर, ये तो हल्का है, पर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, मीन्स ये डेंसर हो गया क्या? नहीं, ये हम किस चीज़ की बात करें? डेंसर मतलब ऑप्टिकली डेंसर, मीन्स लाइट के लिए डेंसर है, अदरवाइज ये हल्का है पानी से, पानी के ऊपर तैरेगा ये। तो इसलिए ना ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर और केरोसिन वाला केस, ये ध्यान रखो आप हमेशा। या जैसे टर्पेंटाइन ऑयल, कोई भी ऑयल हो, पानी में डालोगे तो ऊपर ही तैरेंगे। दैट मीन्स ऑयल की जो डेंसिटी
कंपेयर टू, भारी नहीं है कंपेयर टू वाटर, बट ऑप्टिकल डेंसिटी, तो जो हम क्या बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं कि लाइट के रेस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी डेंसर है वो। या एक और वर्ड यूज़ करते हैं लाइट के केस में, यू कैन यूज़ द वर्ड रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, कि ये मीडियम रेयर है, ये डेंसर है। बहुत बार ये भी यूज़ करते हैं विद रेस्पेक्ट टू लाइट। तो हम बोल सकते हैं कि रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम बोलेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर इन द रेयर मीडियम दैन द डेंसर मीडियम। जो रेयर मीडियम होंगे मीन्स हल्के मीडियम होंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, जैसे वैक्यूम में तो है ही नहीं, वहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। जो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे वो डेंसर हो गया। डायमंड इसलिए हार्डेस्ट नोन एलिमेंट बोला जाता है क्योंकि उसमें कार्बन इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। हमने पढ़ा था ना 10th क्लास में केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा कार्बन एंड कार्बन एटम्स। तो हमने क्या देखा था, ये इतने ज़्यादा डेंस्ड होते हैं कि इसलिए हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंट होता है। दैट मीन्स वो लाइट के लिए भी थोड़ा डेंसर हो गया। दूसरा, thus we can say a ray of light traveling from a rare medium to denser medium slows down and bend towards a normal। ये हमने पढ़ाई था, तो हम ये भी बोल सकते हैं। सेकेंड, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, जब डेंसर मीडियम से बाहर निकलेगी रेयर मीडियम आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, ये भी हमने देखा। अब ये चीज़ को याद रखने के लिए आप ये हमेशा स्केच याद रखो कि स्ट्रेट लाइन में आना था, डेंसर मीडियम में तो वो बैंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ज़्यादा डेंस होता ऑप्टिकली डेंसर होता तो और ज़्यादा बैंड हो जाती कि, और ज़्यादा बैंड हो रही है किस में, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। और एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो डायमंड के अंदर एयर में जो लाइट की स्पीड होगी डायमंड में उसकी 2.42 कम होगी, ये याद रख लो। यहाँ तक याद हो गया। चलो एक आपने अच्छी चीज़ सीख ली। अब ना इसके कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती हैं। इस 10th क्लास में तो आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट मे बी 11th 12th में आएंगे, या आप IITs वगैरह का दोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आता था कि एक लड़का है, वो एक टैंक के पास खड़ा हुआ है एंड वो क्या देखा, फ़िश को देख रहा है, ये जो फ़िश तैर रही है। तो उसको ना फ़िश यहाँ दिख रही है, पर एक्चुअल में फ़िश जो है वो यहाँ है, नीचे है। दैट मीन्स द रियल डेप्थ ऑफ द फिश इज़ दिस। जबकि वो बंदा देख रहा है, जो लड़का देख रहा है, उसकी आई को यहाँ दिख रही है। दैट इज़ कॉल्ड अपैरेंट डेप्थ। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फ़िश से मान लो एक जो रे ऑफ लाइट आई, फ़िश क्यों दिख रही है इसमें, क्योंकि इस पर सनलाइट पड़ रही है। वो सनलाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, वो ऐसे आई और यहाँ से टूवर्ड्स में इसमें फास्ट बैंड हुई, मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यदि मैं नॉर्मल ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करता तो इसकी आँख में जा रही है, या ऐसे बोल लो आँख से लाइट आई तो इस बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, उससे तरफ बैंड हो गए। तो लड़के को कहाँ दिखेगी, ये तो इसको तो लगेगा ना, यदि मैं बैक ड्रॉ करूँगा तो इसको तो यहाँ लगेगी, एक्चुअल में वो नीचे है। सो दिस इज़ ड्यू टू व्हाट, दिस इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन, राइट, क्योंकि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन था, हमारे टाइम में आता था इंजीनियरिंग में एग्ज़ाम्स में IIT में, कि एक लड़का था, क्वेश्चन इस टाइप का था बड़ा टिपिकल तरीके से। एक लड़का था अपने फादर के साथ ना क्लब में गया, और फादर उसके अपने फ्रेंड से बात करने में बिज़ी हो गए, और वो लड़का जो है ना वहीं पे स्विमिंग पूल उसने देखा, वो गया उसको और स्विमिंग पूल के चारों तरफ घूमने लगा। एंड उसने स्विमिंग पूल में नीचे झांक के देखा तो उसकी स्विमिंग पूल की जो डेप्थ दिखी, वो कौन सी डेप्थ दिखेगी, अपैरेंट डेप्थ, असली डेप्थ नहीं, अपैरेंट डेप्थ। तो ये वर्ड नहीं यूज़ किया उन्होंने, बोला कि उसने देखा तो उसको लगा कि जो स्विमिंग पूल की जो डेप्थ है इज़ अराउंड 3 फीट, और वो लड़के की हाइट जो थी 4 फीट। और जब वो लड़के ने कहा चलो मैं भी थोड़ा नहा लेता हूँ, वो उसके अंदर कूदा और डूब गया। तो क्वेश्चन ये था वो डूब क्यों गया। तो क्वेश्चन को वो सिंपल तरीके से पूछते थे कि अपैरेंट डेप्थ इतनी है तो रियल डेप्थ बताओ पूल की, तो आप आंसर निकाल देते क्लियरली, राइट। तो ये फिनोमिना क्यों हो रहा है अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, ये भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग होती है डिफरेंट मीडियम में, मीन्स वो ज़्यादा बैंड होती है कम बैंड होती है। ये क्वेश्चन आएंगे, इस क्लास में तो नहीं है पर 11th 12th में आएंगे।